हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कल के लेक्चर में क्या क्या हुआ था, सर्कल में ये सब हो गया था। इंटरसेप्ट भी पढ़ लिया था हमने, ये भी पढ़ लिया था। चलिए टेंजेंट की फॉर्म देख लेते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल, ठीक है, पहली फॉर्म देख लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल है और उसकी इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो अच्छा, और इस सर्कल पर एक कोई पॉइंट दिया गया है x1 y1। एक कोई पॉइंट दिया गया है इस सर्कल पर x1 और y1। क्या दिया गया है इस सर्कल पर? एक पॉइंट दिया गया है x1 y1, और मैं कहता हूं कि मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए इस पॉइंट पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। क्या चाहिए? x1 y1 पर, ठीक है, सर्कल कुछ जवान भी शहीद हो गए, पता नहीं मुझे अभी इस बारे में, कहां पर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। x1 y1 पर जो टेंजेंट होगा उसकी इक्वेशन चाहिए। तो कैसे मिलेगी? तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई y1 से, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करना है y प्लस y1/2 से। ये आप रिप्लेस कर दोगे सर्कल की इक्वेशन में। ठीक है, ये रिप्लेस कर दोगे आप सर्कल की इक्वेशन में। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे आप एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे वाई y1 से, और इस x को रिप्लेस कर दोगे x प्लस x1/2 से, इस y को रिप्लेस कर दोगे y प्लस y1/2 से। तो अब ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, अब देखिए, यदि मान लो सर्कल ऐसा हो, ठीक है, तो यहां पर भी यही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई y1 से, बराबर आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि कभी भी सर्कल और सर्कल पर एक कोई पॉइंट दिया हो तो उस पर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक सर्कल दे दूं, क्या दे दिया मैंने? इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने दे दिया आपको। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो मैंने दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25,
और मैंने एक पी पॉइंट दे दिया आपको 3,4। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3,4। 3,4 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए आपको। क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3,4। ठीक है, ओके। तो 3,4 इसी पर एक पॉइंट है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सर्कल के ऊपर ही है। तो इस सर्कल है और इसके 3,4 पॉइंट पर यदि मुझे सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो वो क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स x1 से और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई y1 से। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स x1 प्लस वाई y1 बराबर 25। अब x1 y1 की वैल्यू कितनी है? 3। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 25। यही हो जाएगा आपका आंसर। यही हो जाएगा आंसर। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कभी भी सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो आप इस तरह से उस पर पॉइंट गिवन होगा तो इक्वेशन आप सर्कल निकाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप। इन टर्म्स ऑफ स्लोप कैसे निकालते हैं? सेकेंड जो फॉर्म है इसकी वो है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। इन टर्म्स ऑफ स्लोप, प्रवणताओं के संदर्भ में। प्रवणता के संदर्भ में। सर फॉर्मूले को प्रूफ करके बताइए। कौन सा फॉर्मूला बेटा? ठीक है, प्रूफ के बारे में मत जानिए आप रिसर्चर नहीं बनना है आपको। जितनी जरूरत होती है हम वही प्रूफ करते हैं, आपको रिसर्च नहीं करनी है गणित में। ठीक है, जितनी जरूरत है हम उतनी ही प्रूफ या उसके आगे ज्यादा कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। हम हर काम समय रहते करते हैं। ठीक है, समय देखा जाता है कि समय कब। ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हमारे एक फॉर्मूले को प्रूफ करने का प्रयास करें। वो सब तब होता है जब हम 2 साल गणित पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, जब 11th-12th पढ़ते हैं तो उसके साथ हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, प्रूफिंग रूबिंग सब। प्रवणता के संदर्भ में आपको क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आपको सर्कल दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये आपको एक सर्कल दिया गया है। मोस्टली ऐसे ही सर्कल की बात हुई। ठीक है, मोस्टली जो होगा वो ऐसे ही सर्कल के बारे में, इसी सर्कल पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन ज्यादा पूछता है पेपर वाला। ठीक है, ये आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है और मैं आपको दे रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने आपको दे दिया, y बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर एम एक्स प्लस सी मैंने क्या कर दिया? टेंजेंट दे दिया आपको। ठीक है, और सर्कल आपको ये दे दिया। अब मैं कहता हूं कि आपको भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकालनी है, लेकिन कैसे निकालनी है मैं बता देता हूं। अच्छा ये बताइए, यदि ये y बराबर एम एक्स प्लस सी टेंजेंट का काम कर रही है, सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0। सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0। ठीक, तो यहां से जो परपेंडिकुलर होगा वो किसके बराबर होगा बताइए? ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो किसके बराबर होगा बताइए? ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो रेडियस के बराबर होगा, आर के बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो उस केस में देखिए लाइन को मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। ये बन गया।
तो 0 0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप रेडियस के बराबर कर लीजिए। तो 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? 0 0 से ये जो डिस्टेंस है उसको मैं कर लेता हूं r के बराबर, और लाइन क्या है? mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है आपका? r के बराबर है। तो डालिए 0 माइनस 0 प्लस सी का मॉड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर r। तो स्मॉड c बराबर r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो c बराबर हो जाएगा प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और यही होती है आपकी टेंजेंसी कंडीशन। टेंजेंसी कंडीशन। अब ये टेंजेंसी कंडीशन का क्या मतलब है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि मान लो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है। मान लीजिए आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपको टेंजेंट की इक्वेशन एक मतलब लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। मान लीजिए कि ये एक लाइन की इक्वेशन थी, सर्कल की इक्वेशन थी और ये लाइन की इक्वेशन थी। आपसे पूछा गया कि क्या ये इस सर्कल पर टेंजेंट है, तो फिर आप पता किस कंडीशन को वेरीफाई करोगे? इस कंडीशन को। यदि लाइन और सर्कल में ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप कह दोगे कि ये क्या है? टेंजेंट। यदि नहीं हो रहा है तो फिर वो टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है भाई, ये सर्कल है, आपने एक लाइन की इक्वेशन दे दी। ये मैंने क्या कहा कि ये टेंजेंसी कंडीशन है। कहने का मतलब जो लाइन की इक्वेशन होगी उसमें y इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट c है, उस लाइन की कोई स्लोप होगी और रेडियस, इन तीनों में ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और ऐसा हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हो। कहने का मतलब कि यदि मैं आपको सर्कल की इक्वेशन दे दूं और कह दूं कि यार आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकली है जिसकी स्लोप क्या है? 2 है, तो आप इस फॉर्मूले में रख दोगे m की जगह 2, r आपको सर्कल की इक्वेशन से मिल ही जाएगा, आपको डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है, ये टेंजेंसी कंडीशन है। कहने का मतलब है कि आपको एक लाइन दी होगी, एक लाइन और एक सर्कल गिवन होगा, तो यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप इस लाइन को इसकी टेंजेंट बोल दोगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहां इस्तेमाल करोगे? जब मैं आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दूं और कह दूं कि 2 स्लोप का एक टेंजेंट खींचिए, तो आप यहां पर m बराबर 2 रख दोगे, r की वैल्यू आपको सर्कल से मिल जाएगी, काम हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, पिछला वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? जैसे मान लो मैंने एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, क्या दे दी? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। अब एक लाइन दे दी मैंने आपको, क्या लाइन दे दी? 3x प्लस 4y बराबर 25। अब ये बताइए कि ये जो लाइन है ये क्या टेंजेंट है कि नहीं है? ये जो लाइन है हमारी वो टेंजेंट है कि नहीं है? तो एक तरीका तो यही है कि हम सर्कल के सेंटर से लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे वो रेडियस के बराबर होगी। ये तो हमें पता ही है, लेकिन जो अभी हमने पढ़ा है उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि यदि ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है तो c बराबर r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो फिर आप इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल सकते हो। अब देखिए c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। c क्या होता है? y बराबर mx प्लस c से तुलना करते हैं तो c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा? पुट x बराबर 0, x बराबर 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 25/4। y कितना आएगा? 25/4। यही आपका c है,
यही आपका y इंटरसेप्ट होगा, यही आपका क्या है c है। तो यहां रख दो 25/4। क्या ये भी वही आ रहा है? r की वैल्यू कितनी है? 5। r की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। ठीक है, और इसकी स्लोप कितनी है? ये लाइन की स्लोप कितनी है? -3/4 ना। तो यहां रख दीजिए -3/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 √16 प्लस 25/4। तो ये हो जाएगा 25/4 और ये भी हो जाएगा 25/4। तो यदि इस कंडीशन को, ये लाइन और सर्कल पे जो डेटा मिला, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि यही होती है मेरी टेंजेंसी कंडीशन, तो आप बता सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी को मैं दूसरे तरीके से आपसे कहूं कि मैंने आपको क्या कर दिया, एक सर्कल दे दिया, और वो सर्कल क्या है? x² + y² बराबर 25। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose slope is -3/4। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता, जिसकी प्रवणता क्या है? -3/4। तो कैसे निकालोगे ये बताना मुझे, कैसे निकालोगे? किस फॉर्मूले में रखोगे? किस फॉर्मूले में रखोगे? y बराबर mx + r √1 + m²। y बराबर कितना हो जाएगा? -3/4x प्लस r कितना था? 5, और ये हो जाएगा 1 + 9/16। ये हो जाएगा y बराबर -3x/4 प्लस 25/4। तो 3x + 4y बराबर 25 आ गया कि नहीं? बताइए, आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? बात समझ में आई? इन दोनों फॉर्मूलों का क्या इस्तेमाल है, बताइए। देखिए, मैंने आपको क्या कह दिया, एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, और मैंने कह दिया भाई कि ये टेंजेंट देखो कैसे निकाल रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने आपको सर्कल की इक्वेशन दे दी, आप टेंजेंट की इक्वेशन बताइए जिसकी स्लोप कितना है? -3/4 है। तो जो ये फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा था, ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको ये कह दे कि यार स्लोप जो है किसी टेंजेंट की ये है, और सर्कल की इक्वेशन दी है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे यहां पर हमें स्लोप दे दी गई -3/4 और सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है, तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली है। बात समझ में आई? ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि नहीं आपको? जल्दी बताइए मुझे, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी बताओ। (16 + 9), अच्छा यहां पर 25 लिख दिया है मैंने। अरे यार सही कर लो इसे, 25 क्यों लिख दिया? ये 9 है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि ये फॉर्मूला y बराबर mx, जब हम सर्कल की इक्वेशन दे देंगे और कह देंगे 5 स्लोप है, तो 5 यहां रख दोगे और r सर्कल की इक्वेशन उठा लोगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, और इसको करिए। इफ px + y + k बराबर 0 इज टेंजेंट टू x² + y² बराबर 10, तो फाइंड k। चलो जल्दी बताइए, +-5 +-7 +-9 +-10, A B C D। हाँ, दो टेंजेंट हो सकती है, दो टेंजेंट, क्योंकि देखो जैसे सर्कल बना हुआ है,
ठीक है, वो आपको इसलिए फॉर्मूले में प्लस माइनस होता है क्योंकि दो टेन, देखिए चार स्लोप की मान लीजिए ये टेंजेंट है, तो फिर ये वाली भी तो चार स्लोप की हो जाएगी। तो एक्चुअली में दो टेंजेंट होंगी सेम स्लोप की, टेंजेंट की इक्वेशन अलग होगी पर स्लोप तो सेम होगा ना। तो किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए कि आपने जो टेंजेंट लिखी वो ये वाली है, तो इसके पैरेलल एक और टेंजेंट आ जाएगी यहां पर, इसलिए वहां पर दो हो जाएगा फॉर्मूला। इसलिए फॉर्मूले में यहां पर प्लस माइनस लगाएंगे तो फिर दो आंसर आएंगे आपको। जब प्लस माइनस लगाएंगे तो दो टेंजेंट आएंगी, एक्चुअली में दो टेंजेंट एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिलहाल हम एक ही निकाल रहे हैं। चलिए, तो जल्दी बताइए फटाक से, कितना आंसर आ रहा है, के का मान कितना आ रहा है? आंसर आ गया सबका? कंडीशन क्या है, c बराबर, यदि ये टेंजेंट है तो c बराबर आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर होगा। तो c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, x बराबर जीरो रखने पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के। तो c क्या आ जाएगा, माइनस की। r कितना है, r रूट टेन है, r जो है वो रूट टेन है बेटा, और अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर कितना है, माइनस थ्री। स्लोप कितनी है, माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर। तो माइनस के बराबर अंडर रूट टेन, और ये भी अंडर रूट टेन हो गया, तो माइनस के बराबर, ठीक है, वैसे मॉड सी होता है यहां पर, यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए, या तो यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए, प्लस माइनस, माइनस के बराबर प्लस माइनस टेन, के बराबर प्लस माइनस टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, इन टर्म्स ऑफ स्लोप हो गया। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखिए नॉर्मल के लिए, देखो नॉर्मल पर ज्यादा चर्चा है, सर्कल में तो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपको सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ये दी गई है, और किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट क्या होता है, ये होता है टेंजेंट, और नॉर्मल क्या होता है, ये। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका x1 y1 है, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, पता है। अरे यार सी क्या है यार, कैसी बातें करते हो, सी क्या है पहले ये बताइए, सी क्या है, जल्दी बताओ सी क्या है, बोलो, ये जो सी है वो क्या है, पहले ये बता दो भैया तुम, जल्दी से। सी क्या है पहले ये बताओ।
सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है ना, सी सेंटर नहीं है, वाई इंटरसेप्ट है। और वाई इंटरसेप्ट कैसे मिलता है, सी सेंटर नहीं है भैया। यार यार कौन सी दुनिया के हो तुम लोग, सी हमेशा सेंटर ही होता है। यहां जो सी है वो सेंटर थोड़ा ना है, वाई अंतखंड है। वाई अंतखंड कैसे मिलता है, वाई अंतखंड कैसे मिलता है, एक्स बराबर 0 करके। यदि वहीं सीख लिए होते तो ये कंफ्यूजन के शिकार नहीं होते। मैं बता चुका हूं कि सी जो है वाई, और वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में सी वाई इंटरसेप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए अब तक। और यदि वाई इंटरसेप्ट होता है तो वाई इंटरसेप्ट कैसे मिलता है, एक्स बराबर 0 करके निकलता है। ये तो मैं पीछे भी बता चुका हूं अभी कुछ देर पहले। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो जैसे कि नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से पास करेगा, और सेंटर कितना है 0 0। नॉर्मल क्या होगा, सेंटर से पास करेगा, और सेंटर क्या है 0 0 है। ठीक है, तो ये बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, एट पॉइंट x1 y1। तो देखिए आपको एक पॉइंट x1 y1 पता है, दूसरा पॉइंट 0 0 है, आप लगा लीजिए y माइनस 0 या फिर y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। और स्लोप कितनी आ जाएगी जल्दी बताइए, स्लोप कितनी आ जाएगी 0 माइनस y1 और 0 माइनस x1। तो ये तो y अपॉन x1 हो जाएगा, तो y x1 हो जाएगा माइनस y1 x1 हो जाएगा बराबर y1 x हो जाएगा माइनस y1 x1 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो x अपॉन x1 आ गया बराबर y अपॉन y1। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो बड़ा आसान है, x अपॉन x1 बराबर y अपॉन y1। ये सीधे सीधे आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, x अपॉन x1 इक्वल टू y बराबर y अपॉन y1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। क्योंकि आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो वैसे भी पता कर सकते हो आप। यदि आपको टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है तो भी पता कर सकते हो, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन गिवन होगी तो टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी, और टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी तो नॉर्मल की भी स्लोप मिल जाएगी, तो वहां से भी कर सकते हो आप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल समझ में आ गया इस सर्कल के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल। कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल्स, पहला व्हेन सर्कल do not intersect each other, circles do not intersect each other, या फिर बोल सकते हैं सर्कल्स व्हेन सर्कल ऐसे, चलो ये नहीं करते हम, व्हेन वन सर्कल lie completely outside the other circle। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल्स के बारे में। ठीक है, पिछली दोनों चीजें समझ में आ गई थी आपको, जल्दी बताइए पिछली चीजें समझ में आ गई थी, जल्दी बोलो। तो इस केस का क्या मतलब है कि व्हेन वन सर्कल कंप्लीटली लाई अदर सर्कल,
जैसे एक सर्कल आपके पास ये दिया गया है और एक सर्कल क्या दिया गया है, यहां दिया गया है। ठीक है सर, हाइट कैसे बढ़ाएं प्लीज? बेटा हाइट बढ़ ही नहीं सकती है, तो हाइट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ना आप हाइट बढ़ा सकते हो ना आप गोरा हो सकते हो। ठीक है, हाइट वाइट नहीं बढ़ सकती है, जो है वो नेचुरली छोड़ दो, अपने आप नहीं बढ़ा सकते आप हाइट। ठीक है, ईश्वर को चैलेंज मत दो। वेन वन सर्कल कंप्लीटली लाई आउटसाइड द अदर सर्कल। मान लीजिए मैंने आपको दो सर्कल दे दिए हैं, एक सर्कल S1 या C1 दे दिया मैंने आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। और दूसरा सर्कल आपको दे दिया एक्स स्क्वायर G1F1C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए जब दो सर्कल क्या है, कंप्लीटली आउटसाइड है। ठीक, तो ये मान लीजिए आपका C1 है और ये आपका क्या है, C2 है, ये आपका सेंटर है। क्या ये C1 यही C1 है क्या? कौन बताएगा मुझे, क्या ये वाला C1 यही वाला C1 है? और रेडियस मान लीजिए इसकी R1 है और इसकी मान लेते हैं रेडियस क्या है, R2 है। जल्दी बताइए, क्या ये वाला C1 यही वाला C1 है या फिर ये वाला C1 ये वाला C1 है? बोलो। ये जो C1 C2 है वो सेंटर है, ये C1 C2 सेंटर है, इसका न इस C1 से कोई मतलब है ना इस C1 से। चाहे आप इसे S1 लिख लीजिए और S2 लिख लीजिए सर्कल की इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, ये सेंटर है। ये जो C1 है और ये C2 है ये सेंटर है। अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कुछ चीजें समझ में आएगी आपको कि यदि हम C1 C2 निकालें, C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, केंद्रों की बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों की बीच की दूरी। ठीक है, R1 क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, त्रिज्या। और R2 क्या है, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। इस मतलब स्ट्रक्चर को देखे तो हमें यह समझ में आता है कि C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस है यहां पर, ठीक है, C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से। बड़ा होगा कि नहीं? साफ साफ दिख रहा है इस केस में, देखिए ध्यान से। C1 और C2 ये सेंटर्स हैं, इनकी बीच में जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, जबकि R1 प्लस R2 तो केवल ये और ये होगा, ये वाला पार्ट तो आया ही नहीं। ये वाला पार्ट आपको C1 C2 में मिल रहा है, जबकि R1 प्लस R2 में ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली सेंटर के बीच की जो दूरी है वो R1 और R2 के जोड़ने से ज्यादा होगी, ये साफ साफ दिख रही है। और ऐसी कंडीशन में आप जो टेंजेंट खींच सकते हो वो कॉमन टेंजेंट की बात करें तो 4 खींच सकते हैं हम, 2 ऐसे और 2 ऐसे। इस केस में जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो आप, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वो आप खींच सकते हो 4। उभयनिष्ठ स्पर्शी की संख्या, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना खींच सकते हो आप, 4 खींच सकते हो। जब सर्कल क्या है, आउटसाइड द सर्कल। साफ साफ दिखता है इस स्ट्रक्चर से, ठीक है, कि वाली कंडीशन होनी है। चलिए अगले कंडीशन पर जाते हैं। क्लियर है ये चीज? अगला देखते हैं। when circles intersect each other at 2 distinct points, ठीक है,
यदि वृत्त एक दूसरे को दो विभिन्न बिंदुओं पर काट प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। जब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहां देखिए C1 है, यहां पर आपका C2 है, यहां पर ये R1 होगा और ये क्या होगा, आपका R2 होगा। इस केस में क्या है कंडीशन, इस केस में जो C1 C2 होगा वो लेस देन R1 प्लस R2 होगा। R1 प्लस R2 से पक्का है बेटा छोटा होगा। ठीक है, ओके। R1 प्लस R2 से पक्का है कि क्या होगा, ये छोटा होगा। ठीक, देखो R1 कहां से यहां से यहां तक है, R2 फिर यहां से लेकर यहां तक है। तो भाई यदि R1 इतना है तो R2 फिर इतना हो गया, तो ये ज्यादा हो गया ना, जबकि C1 C2 तो यहीं से यहीं तक है। लेकिन और ये वैल्यू एक और कंडीशन होगी, R1 माइनस R2 के मॉड से पक्का बड़ी होगी, ये चीज याद रखना, ये पक्का बड़ी होगी। R1 प्लस R2 से छोटा होगा और R1 माइनस R2 के मॉड से पक्का बड़ा होगा। और इस केस में आप दो कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएगी, 2। क्लियरली समझ में आ गया स्ट्रक्चर, ये समझ में देखो यार, R1 यहां से यहां तक है, R2 यहां से लेकर यहां तक है, तो ऑब्वियसली R1 प्लस R2 जोड़ेंगे तो C1 C2 से तो बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि C1 C2 तो केवल यहां से यहां तक की वैल्यू है। लेकिन R1 माइनस R2 से पक्का है C1 C2 बड़ा आएगा, और इस केस में दो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, इस समय क्या हो जाएगी, दो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी इस केस में। अगला केस बात करें, तीसरा, व्हेन सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, जब वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक सर्कल है यहां पर और दूसरा सर्कल यहां पर है, ये टच कर रहा है, ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। इस स्ट्रक्चर देखकर क्या समझ में आ रहा है, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता बेटा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो C1 से C2 की जो दूरी होगी वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी। ठीक है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो C1 C2 होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा इस केस में। और इस केस में तीन कॉमन टेंजेंट होगी, एक ये और एक बीच से निकलेगी। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 के बराबर। इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, तीन कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पता चल रहा है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए, स्ट्रक्चर से समझ में आ रही चीजें। बोलो।
अगला देख लेते हैं। कॉमन टेंजेंट निकलवाएगा नहीं आपसे, ज्यादा ज्यादा ये पूछ सकता है कि कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे। ओके, तो पहले वाले में चार कैसे आई आप देख लीजिए ना, चार स्ट्रक्चर वाइज आई। ठीक है, चार। और एक आखिरी वाला देख लेते हैं इसमें हम। व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, अंतःस्पर्श करते हैं। तो इंटरनली स्पर्श करते हैं मतलब कुछ ऐसा, C1 C2, ये आपका R1 होगा, ये आपका R1 होगा, और ये आपका R2 होगा। तो इस केस में जो C1 C2 होगा वो R1 माइनस R2 का मॉड होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इस केस में आप नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स एक खींच सकते हो। खुद बनाएंगे ना तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। देखिए, यहां C1 है तो यहां से यहां तक की R1 है, यहां से यहां तक R1 है, और R2 कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक। तो ये नील ब्लू वाला R2 है, और ये पूरा यहां से यहां तक R1 है। तो R1 में से R2 घटाएंगे तो यही C1 C2 तो आएगा। मॉड इसीलिए क्योंकि मान लीजिए मैंने यहां पर C2 बोल दिया, यहां पर C2 बोल दिया, यहां C1 बोल दिया, तो फिर R2 माइनस R1 होगा। देखो सिंपल है, यहां से यहां तक R1 है और यहां से यहां तक R2 है, और घटा देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी आएगी जो कि C1 C2 है। और इस केस में क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट से। सर मैं आपको धाक नहीं पा रहा हूं सर, धाक है, ये क्या बोल रहा है। समझ में आ गया कि ये क्यों R1 माइनस R2 का मॉड बराबर C1 C2 हुआ। अच्छा, देख नहीं पा रहा हूं, ये कौन सी बीमारी है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या हो गए, एक। चलिए, चलिए फिर अब हम मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक। उसके बाद मिलते हैं तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब हमारी आपकी मुलाकात 12:56 पर। ठीक है, चलिए।
सर इन सब में नंबर ऑफ टेंजेंट याद क्या करना है यार, समझो, याद करना थोड़ा ना है यार, है मतलब तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, जो भी पीछे हमने बनाया था वो स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा ना बेटा। रटना थोड़ा ना है, रटना थोड़ा ना है कि कॉमन टेंजेंट याद कर लिए, याद कर लिए, समझिए, आप रटेंगे तो भूल जाएंगे 2 दिन बाद। ये समझना है स्ट्रक्चर को, क्यों हो रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे एक टेंजेंट बोल रहे हैं। यदि आप केवल रट लोगे तो अभी के लिए तो ठीक है, आप सोचोगे यार क्या जरूरत है समझने की, लेकिन फिर भूल जाओगे कुछ दिनों बाद, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा किसमें 1 था, किसमें 2 था, किसमें 3 था, किस कंडीशन में था। ये कंडीशन आपको समझनी है। 2-4 बार आप एक बार घर पर बना के देखिएगा कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा अपने तरीके से अब खुद से कोशिश करिए चीजों को सीखने का। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जैसे पूछ दिया गया द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल, वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्शी की संख्या। मैं आपको दे देता हूं, 2 सर्कल दे देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0। एक सर्कल मैंने ये दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8y प्लस 61 बराबर 0। अब आपको बताना है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताना है। अरे यार तुम्हें देखकर पता नहीं चल रहा है यार कि यहां पर 3 टेंजेंट खींच सकते हैं, ऐसा टेंजेंट जो तीनों पर दोनों पर टेंजेंट हो रहा हो। अब कौन सा खींच सकते हो मुझे बताओ, इसके अलावा तीसरा चौथा खींच के दिखाओ जो दोनों पर टेंजेंट हो। कॉमन टेंजेंट चाहिए ना, एक ऐसी लाइन टेंजेंट की जो दोनों पर टेंजेंट बन रही हो। तो इस केस में साफ साफ 3 दिख रहा है। चलो आओ इस पर करो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, तो आप क्या निकालोगे, C1 C2 निकालिए, R1 R2 निकालिए, और फिर चेक करिए कि कौन सी कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आपने पढ़ी है वो कौन सी कंडीशन है। तो पहले बताइए सेंटर क्या होगा, C1 कितना आएगा, C1 कितना 3,1। अब ये मत पूछना कैसे आ रहा है, कल का लेक्चर में सब कुछ बताया है मैंने। 7,4। तो C1 C2 कितना आ जाएगा, √7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 5। C1 C2 आ गया 5। R1 निकालते हैं, R1 कितना होगा, √4 प्लस 1 माइनस 9। अरे 1 मिनट, कहीं गड़बड़ है क्या, 1 मिनट, शायद कहीं गड़बड़ लिखा हुआ है, तो ये रेडियस तो गड़बड़ आ जाएगी। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ लिखा है मैंने। यार ये गड़बड़ इक्वेशन दी है, तो रेडियस पहले वाली की तो आएगी नहीं है। नहीं सॉरी सॉरी, 4 नहीं, ठीक है, यहाँ 4 क्यों लिख दिया मैंने, आना चाहिए क्वेश्चन 9 होगा ना, 9 प्लस 1 माइनस 9, वही कह रहा हूं, ठीक तो है। 1 आएगी, रेडियस 1 आ गई, इसकी रेडियस कितनी आएगी, √G² मतलब 49 प्लस 16 और माइनस का 61, ये कितना आ जाएगा, 2। 2 आएगा।
तो देखिए C1 C2 जो है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है कि नहीं? C1 प्लस C2 जो है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। और ऐसा कौन सी कंडीशन में था? ऐसे में तो था, यहां C1 है, यहां पर C2 है, ये R1 है, ये R2 है, तो इसी कंडीशन में था C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। और ऐसी कंडीशन में 4 कॉमन टेंजेंट्स थी। कितनी थी? 4। 4 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, इसी तरह से निकालोगे आप। चलिए अगली कंडीशन देखिए। क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन 2 लेस देन r लेस देन r लेस देन 2, 2 r ग्रेटर देन 8। ठीक है, मतलब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर, 2 विभिन्न बिंदुओं पर काटते हैं। तो आपको कंडीशन बतानी है। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कंडीशन क्या थी? R1 माइनस R2 का मॉड लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। यही कंडीशन थी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करने की। अब एक पूछ रहा है कि सर रेडियस कैसे आया? प्रभु हे भगवान, ठाना मत, यही रहने था पढ़ाना, अगला रेडियस बतानी पड़ेगी। मतलब तुम्हें रेडियस निकालने नहीं आता तो कल का लेक्चर नहीं पढ़े थे तुम यार? मजाक मत बनाओ गणित को प्लीज, मजाक मत समझो। मतलब आप इतने लेक्चर हो गए, सर्कल आज खत्म हो, मतलब कल हुआ और आज सर्कल खत्म हो जाएगा, तुम घर पे जाके पढ़े नहीं हो बेटा, तुम्हें रेडियस निकालने नहीं आ रहा है। यार रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ये नहीं आता तुम्हें रेडियस निकालने आ रहा? क्या यार तुम भी। पढ़ लिया करो, घर पे पढ़ लिया करो, प्लीज पढ़ लिया करो। पढ़ाई लिखाई से एग्जाम अच्छा होता है, डायलॉग बाजी से नहीं होता एग्जाम अच्छा। ठीक है, या किसी के कहने से, किसी ने आपको चढ़ा दिया, तुम्हारा एग्जाम टॉपर बनोगे तुम तो चढ़ गए तुम एकदम। ठीक है, उसका क्या फर्क पड़ता, नहीं बनोगे तो क्या जाएगा उसका। चलिए तो पहले वाले का सेंटर निकाल लेते हैं दादा। तो क्या करेंगे? -2 से डिवाइड करेंगे। अब सेंटर भी नहीं आएगा कि 5,0 कैसे आया? दूसरे का सेंटर कितना आ जाएगा? 0 0 है। C1 C2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पहले वाले की रेडियस निकाल लेते हैं R1, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 बराबर 3। R2 कितना हो जाएगा? R2 तो आ रही है आपका, R2 तो आ रही है। ओके, रख दीजिए R1 माइनस R2 मतलब R माइनस 3 का मॉड लेस देन C1 C2 कितना हो जाएगा? 5 और लेस देन R1 प्लस R2 मतलब 3 प्लस R। ये हो गया, ये कंडीशन हो गई। मैंने C1 निकाल लिया और ये C1 मिल गया, C2 मिल गया। तो C1 C2 मिल जाएगा 5। कैसे मिल गया भैया? डिस्टेंस निकाल ली, इन दोनों के बीच की दूरी। फॉर्मूला पढ़ा है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब किया करिए। ठीक है, बैठ के देखने से नहीं होगा, मैथ कभी भी आएगी, मेरी बात समझा करो। ठीक है, चाहे मैं आपको
मेरी पढ़ाई कैसी भी लगती हो, पर मेरी बातें आपको हमेशा सत्य लगे रहेंगी, और एक मतलब एकदम पूरी तरह से सत्य बात। मैं ऐसी कोई भी उड़ी उड़ी बात नहीं करता हूं, ठीक है। कम से कम मेरी बातों को तो माना करो। पढ़ने को आप किसी से भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये बातें आपको कहीं पर मिलने को नहीं मिलेगी। मेरे से हजारों लोग टैलेंटेड हैं इंडिया में, वो आपको और अच्छा पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं बातें बताता हूं, ये बातें आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी सुनने को, गणित के अध्यापकों से, खासकर एनडीए में। कोई आपको सच्चाई नहीं बताएगा जल्दी, पढ़ा आपको सब बेहतर देंगे, ठीक है। इतनी सच्चाई, ऐसा नहीं कि सच्चाई बताते नहीं है हमारे अध्यापक, इतनी ज्यादा। थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, ठीक है। डिस्टेंस C1 C2 R1 और R2, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ना, तो एंड होता है। जैसे देखो, आप कभी ऐसे लिखा हो ना, A लेस देन B लेस देन C, का मतलब होता है A लेस देन B है एंड B लेस देन C है, बीच में एंड है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेंगे, R-3 का मॉड लेस देन 5 है एंड 5 जो है वो 3 प्लस R है। देखिए ये हो जाएगा -5 से 5 एंड ये हो जाएगा R ग्रेटर देन 2, और ये हो जाएगा -2 से 8 एंड R ग्रेटर देन 2। तो एक कहता है कि आपको क्या लेना है, -2 से 8, एक कहता है -2 से 8 लेना है, और दूसरा कहता है भैया 2 से ज्यादा लेना है। तो देखो, पीला वाला और नीला वाला इस फोल्डर में, इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं 2 से 8 में। मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं बेटा, इंटरसेक्शन ले रहा हूं 2 से 8। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? देखो, एक कहता है -2 और 8 के बीच में लेना वैल्यू, और एक कहता है 2 से ज्यादा लेना। तो 2 से ज्यादा में और 8 से कम में ऊपर वाला भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है, और नीचे वाला भी, दोनों जगहों पर यहां ब्लू वाला भी और येलो वाला, दोनों वाला मिल रहे हैं आपके 2 और 8 के बीच में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 2 से 8। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंगल बिटवीन सर्कल। एंगल बिटवीन सर्कल्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, ये सही है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल यहां पर है और एक सर्कल क्या है, यहां पर है। अब इनकी इनके इंटरसेक्शन, मतलब इनके बीच में एंगल चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में एंगल जो है वो ये वाला एंगल है, नहीं, क्योंकि एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन के बीच में बनता है। एंगल हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन के बीच में बनता है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया दोनों के लिए। तो इनके बीच में जो एंगल होगा ये थीटा, वही होगा। तो क्या होगा, एंगल एंगल बिटवीन सर्कल्स, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। मतलब जहां पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन आप सर्कल होगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये आ जाएगा एंगल बिटवीन सर्कल्स, ठीक है। चलिए, क्लियरली समझ में आ रहा है?
तो दो सर्कल दिए होंगे तो उनकी रेडियस भी पता लग जाएगी, C1 C2 भी पता लग जाएगा। इस फॉर्मूले में रखिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बिटवीन सर्कल्स। ठीक है भाई, दो सर्कल दिए होंगे तो दोनों की रेडियस भी मिल जाएगी, C1 C2 भी मिल जाएगा। ओके चलिए, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स कितना आएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स अनस्टेबल। अरे अनस्टेबल बॉयज को क्या हो गया, पहले तो इमोशन की सही स्पेलिंग लिख लो। इमोशन की स्पेलिंग EMOSAN नहीं होती है, पहली बात तो। और क्या हो गया तुम्हें समस्या, ये बताओ। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स क्या निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है, दो सर्कल दिए होंगे तो यार उनकी रेडियस तो मिल जाएगी कि नहीं। अरे इस फॉर्मूले से यदि एंगल बिटवीन सर्कल्स निकालना है तो ये तो मिल ही जाएगा ना भाई, सर्कल तो दिया होगा ना जिनके बीच में एंगल की बात करेगा, और सर्कल दिया होगा तो R1 R2 क्या होगी, उनकी रेडियस होगी। C1 C2 क्या है, सेंटर के बीच की दूरी है। तो सब निकाल लोगे, उठा के रख दोगे तो cos थीटा आ जाएगा। अब cos थीटा आ जाएगा तो थीटा भी तो आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन सर्कल्स निकालना होगा तो आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब लेकिन जो मेन चीज इसमें पढ़नी है वो पढ़नी है आर्थोगोनल सर्कल। ठीक है, आर्थोगोनल सर्कल, आर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल। जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो उस समय बोलोगे कि सर्कल्स कट ईच अदर आर्थोगोनली, आर्थोगोनली। ठीक है, वृत्त एक दूसरे को लंबकोणीय काटते हैं, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। कौन सा C बेटा, कौन सा C1 C2 ऑब्वियसली सेंटर के बीच की दूरी है, सेंटर के बीच की दूरी है। ठीक है, चलिए, तो आर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स का मतलब क्या हो गया कि वही जो एंगल जो थीटा था यदि 90 डिग्री हो जाए तो उस समय हम बोलेंगे कि सर्कल्स क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, थीटा यदि 90 हो जाए, और उसी को बोलते हैं आर्थोगोनल। ठीक है, आर्थोगोनली कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो थीटा यदि 90 हो जाए तो उस केस में हम बोलेंगे कि सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री कट कर रहे हैं। अब देख लिए, मान लीजिए आपको दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, S1 x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0। S2 जो है x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0। ठीक है, जैसे आपको ये दो सर्कल की इक्वेशन मैंने आपको दी और मैंने कहा कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को आर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2। ये कंडीशन आपको याद करनी है, ये आर्थोगोनल की कंडीशन है। आपको दो सर्कल दिए गए हैं, यदि एक दूसरे को ये लंबकोणीय काटते हैं, आर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, इस समय ये C1 C2 क्या है, अरे भैया S1 की जगह P1 रख लो दादा, ये कुछ नहीं है, केवल एक सर्कल का नाम देने के लिए मैंने बोला है। आप P1 रख लीजिए, G1 T1 D1 G1, ठीक है, P1 Q1 जो भी रख लो यार, कुछ मत रखो यार, सर्कल 1 कर लो यार, यहां पर सर्कल 1 कर लो, सर्कल 2 कर लो यार, लो। तो दो सर्कल आपको दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि क्या ये आर्थोगोनली कट कर रहे हैं, क्या इनके बीच जो कट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी।
ये जो C1 C2 क्या सेंटर है? जो सेंटर समझ रहा है वो वज्र गधा है। सेंटर नहीं है ये C1 C2, ये C1 C2 है बेटा। जैसे G1 F1 G2 F2 यहां से है, वैसे यही वाला C1 C2 है। और वैसे भी C1 C2 को जोड़ थोड़ सकते हैं, पॉइंट थोड़ा ना जुड़ता है। तो ऑब्वियसली C1 प्लस C1 और C2 यहां पर सेंटर नहीं होंगे, क्योंकि सेंटर होता तो ये जुड़ता थोड़ा ना। सेंटर वाली चीजें ना जो होती हैं वो कैपिटल लेटर में होती हैं। ये सब कैपिटल लेटर में है। ये सब क्या है? क्योंकि देखो स्मॉल सी और कैपिटल सी दोनों बनते तो एक ही जैसे हैं ना, थोड़ा साइज का अंतर होता है। तो ये कैपिटल सी हैं जो सेंटर वाले हैं, और ये वाला स्मॉल सी ये वाला है। अब पढ़ना तो पड़ेगा, दिक्कत पता क्या है? तुम ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, कम पढ़ के सिलेक्शन चाहते हो, यही बड़ी समस्या है तुम्हारी। ठीक है, ठीक है। जैसे अब तुम मान लो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ रहे हो, लेकिन चाह रहे हो कि मेहनत ज्यादा ना करनी पड़े, आसानी से मैं जीत जाऊं, तो फिर वही वाली समस्या है। आप एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें आपको पता है 11th 12th की आती है, लेकिन पढ़ना कम चाहते हो, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं। क्योंकि आप पढ़ना कम चाहते हो, तो आपको इंप्रेस करने के लिए वो ऐसी चीजें पैतरे अपनाते हैं जिससे आप इंप्रेस हो जाओ, और होते हैं लोग। क्योंकि सारे बच्चे तो पढ़ना चाहते नहीं है। तो किसी ने बता दिया बस इतना पढ़ लो ना, मेरी गारंटी है कि तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। बच्चा, मेरे सर ने बोला है एकदम सफल होके दिखाऊंगा, चीर के रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा, एकदम एग्जाम, ये गया एग्जाम देने, क्या कर लोगे? चले गए, दूसरे आएंगे, फिर वही उनको भी यही डोज दिया जाएगा, वो फिर से इंप्रेस हो जाएंगे। तो जब तक आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि सेलेक्ट 7-8 हजार लोग रिटर्न में होते हैं। ठीक है, उनसे जब मिलोगे आप, तो वो मेरी बात से सहमत होंगे, जो सिलेक्टेड लोग हैं रिटर्न। मैं एसएसबी की बात नहीं कर रहा। फिर वो कहेंगे सर जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, उनसे मिलिएगा, फिर आप मेरी बात बताइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि जो मैं बोलता हूं वो सही है। ये कह रहा है सर आपको इतना सारा 30 एज में आया है हम लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे तुम कह सकते हो कि जब मैं 20 साल का था तो ये चीजें मुझे नहीं आती थी? अब जब मैं तो 50 साल का भी हो जाऊंगा तब भी तो वही यही पढ़ाऊंगा ना मैं। तभी थोड़ा ना कहोगे आप तो 60 साल की उम्र में ये सब सीखे हो। हम तो छोटे बच्चे हैं। अपनी गलतियों पर पर्दा मत डालो। 11th 12th अच्छा पढ़ के नहीं आए हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपने 11th 12th पढ़ा होता अच्छे से, तो फिर आप मुझसे कुछ नहीं कहते सर इतने फॉर्मूले, अरे कहते सर ये सब तो पढ़ के रखा है सर, अब फिर वही चीज पढ़ा रहे हो। वो दिक्कत है कि आपने 11th 12th पढ़ा नहीं है। यदि आप 11th पढ़ते तो ये सब आपको मिलता वहां पर, और मिलता तो फिर आप कहते सर ये बताइए सब पढ़ा रहे हो आप ये स्टेटमेंट यूज करते मेरे सामने। ठीक है, चलिए, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के, ये जो सर्कल्स हैं वो क्या हैं? आर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है, के का मान बताइए जिसके लिए ये दूसरे को लंबकोणी प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों सर्कल यदि आर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2G1G2 प्लस 2F1F2 बराबर C1 प्लस C2। ये कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं? ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप निकालिए। चलिए, यहां से आप G1 निकालिए, यहां से आप F1 निकालिए। अब ये मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आया सर, ये कैसे हुआ। कल के लेक्चर में यहीं पर मैंने हिंदी में लिखा था कि कभी भी सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो GF निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। यहां तक GF था, फिर यहां जो लाइन लिखी थी यहां से शुरू हुई थी लाइन, और सेंटर निकालने के लिए -2 से डिवाइड करते हैं। वो लाइन कुछ यहां तक गई थी, मुझे याद है। तो G और F निकालने के लिए मैंने इसको बस 2 से डिवाइड कर दिया है, x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट। कांस्टेंट आपका C1 7 है,
यहां पर आपको G2 निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। F2 निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। और C2 आपका जो होगा यहां प्लस K होगा। C2 कितना हो जाएगा? K हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर रखिए 2 इंटू G1 G2। G1 कितना है? 5/2 और G2 कितना है बेटा? -4। बताया था ना मैंने यहां कोने में लिख के कल। प्लस 2 इंटू F1 कितना है? 3/2। F2 कितना है? 3 बराबर C1 प्लस C2 7 प्लस K। दो से 2 कट गया, -20 प्लस 9 बराबर 7 प्लस K, -11 बराबर 7 प्लस K। तो K बराबर माइनस का 18 आएगा क्या? एक बार चेक करिए आप लोग। देखो मेरे से पहले आ गया। सर बताएंगे C1 C2 इंटरसेप्ट है क्या? ये भर प्रभु, हे प्रभु, C1 C2 बेटा इंटरसेप्ट C ही होता है, C1 C2 नहीं बन जाता है। ठीक है, C1 C2 यहां पर सर्कल के, अबे भैया इधर बताया है दादा, अभी बताया है C1 C2 क्या होता है और भूल गए बताओ इतनी जल्दी। ठीक है, कहां कौन से गोला से हो, भूल जाते हो इतनी जल्दी। अभी बताया C1 C2 क्या, उधर कह रहा है कि इंटरसेप्ट है क्या। ये भगवान, क्या करूं मैं इनका। अभी मैंने बताया है C1 C2 क्या है, फिर कह रहा है वहां जाके इंटरसेप्ट हो गया क्या। ध्यान से मतलब देखते नहीं हो क्या? मतलब जैसे ये वाली लाइन जब गुजरी तो मैंने बोला था कि C1 C2, ठीक है, C1 C2 जो है यहां पर ये है, अभी पीछे चर्चा करी है मैंने, और जब यहां पर आया कुछ तो ये कंफ्यूज हो गया, ये इंटरसेप्ट है क्या। क्या यार तुम, जाओ क्या करके रखे। चलिए अब थोड़ा सा सर्कल की, जैसे लाइन की फैमिली हमने पढ़ी थी, सर्कल की भी फैमिली पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, सर्कल की फैमिली पर। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास एक सर्कल है S1 और ये दूसरा सर्कल है S2। ठीक है, और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से जो सर्कल पास करेगा, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से जो सर्कल पास करेगा, उसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0 होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पास, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through intersection of S1 एंड S2, S1 और S2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से, याद रखिएगा। ठीक है, S1 और S2 के जैसे L1 और L2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास कर रही थी तो उसकी इक्वेशन हम लिख रहे थे L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। वैसे ही सर्कल के इंटरसेक्शन से जो कोई दूसरा सर्कल कोई पास करेगा उसकी इक्वेशन S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0 से हम कर देंगे। इससे कर देंगे S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0 से। ठीक है, ठीक है, आप बेटा हर चीज प्रूफ नहीं करेंगे, क्यों पीछे पड़े हो प्रूफ के। आप समझिए, पहली बात तो हर एक थ्योरम का प्रूफ करने के लिए आपको कम से कम 4 साल पढ़ना पड़ेगा मैथ को, कम से कम 11th-12th की मैथ को 4 साल पढ़ना पड़ेगा यदि हर थ्योरम का प्रूफ पढ़ोगे। आप रिसर्च नहीं करनी है तो ज्यादा परेशान मत हो। S1 और S2 जितना जरूरत होता है मैं बता देता हूं। S1 और S2 दो सर्कल है, इनके इंटरसेक्शन से कोई भी सर्कल पास करेगा उसकी इक्वेशन S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0 से हम कर लेंगे।
ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ है सर्कल में, लेकिन हम उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इक्का दुक्का पहले एक दो क्वेश्चन आता है और टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो फिर इस पर बहुत ज्यादा हम पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे इसका। अब इसके बाद देख लेते हैं कॉमन कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड एंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण और लंबाई। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। ये दो सर्कल है, मुझे बताइए उभयनिष्ठ जीवा का मतलब क्या हो गया? ठीक है, क्या ये जो क्वेश्चन है वो डिमांड किसकी कर रहा है? इसकी डिमांड कर रहा है क्या? यही तो है उभयनिष्ठ जीवा। यदि ये S1 है और ये S2 है तो उभयनिष्ठ जीवा कौन सी है? यही ना, क्योंकि ये जो कॉर्ड है वो दोनों सर्कल के लिए है। देखो कॉर्ड तो यहां पर भी होगी, कॉर्ड तो यहां पर भी है, पर ये कॉमन कॉर्ड नहीं है। कॉमन कॉर्ड कौन सी है? ये वाली, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉर्ड का काम कर रही है। S1 सर्कल के लिए भी, S2 सर्कल के भी। S1 सर्कल के लिए भी कॉमन कॉर्ड का काम कर रही है, मतलब S1 सर्कल के लिए भी कॉर्ड का काम कर रही है और S2 के भी काम कर रही है, जबकि ये नहीं कर रही है। जो ये वाली है, ये वाली, ये कॉमन कॉर्ड नहीं है, और ये वाली भी कॉमन कॉर्ड नहीं है। कॉमन कॉर्ड कौन सी है? ये, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉर्ड का काम कर रही है। अब मुझे इसी की इक्वेशन चाहिए, ए और बी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी, यही चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आपको चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड चाहिए तो क्या कर सकते हैं बताइए? या तो मैं आपको ए और बी पॉइंट दे दूं, या तो मैं आपको ए और बी पॉइंट दे दूं। यदि मैंने आपको ए पॉइंट दे दिया और बी पॉइंट दे दिया तो आप ए बी की इक्वेशन निकाल लोगे, पर वो काम लंबा है। ठीक है, आसान तरीका बताता हूं मैं। ठीक, आसान तरीका यह है कि आप दोनों सर्कल की इक्वेशन को बराबर कर लीजिए और यहां से जो मिलकर आएगा वही हमारा क्या होगा? कॉमन कॉर्ड। भाई कॉमन कॉर्ड जो है वो एक लाइन ही तो है। तो मान लीजिए आपको सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, एक सर्कल की इक्वेशन ये है। और दूसरी सर्कल की इक्वेशन कहां है? 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। दूसरी सर्कल की इक्वेशन ये है, पहली सर्कल की इक्वेशन ये है, दूसरी सर्कल की इक्वेशन ये है। और यदि यहां से हमें ये पता करना है कि यार ये कॉमन कॉर्ड क्या मिलेगी, दोनों सर्कल की इक्वेशन को बराबर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। दोनों सर्कल की इक्वेशन को क्या कर लिया मैंने? बराबर कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2g1 माइनस 2g2x 2f1 माइनस 2f2y प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 फॉर्मेट में आ गया ना? जब हमने S1 और S2 को बराबर किया तो ये जो आया है वो एक किसी टाइप की लाइन ही तो आई है। ये जो आई है एक लाइन ही तो आई है बेटा, और ये लाइन क्या है? यही आपकी कॉमन कॉर्ड होगी।
तो यदि दो सर्कल की समीकरण दिए गए हैं, दो सर्कल की इक्वेशन दी गई है और आपको कॉमन कॉर्ड चाहिए, तो सिंपल आपको ये चीज याद रखनी है, दोनों सर्कल को बराबर कर दीजिए। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, पूरी इक्वेशन में एक्स का टर्म मिलेगा, वाई का टर्म मिलेगा और कांस्टेंट टर्म देखने को मिलेगा, और वही क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तो आ गई, फील करना है, बस महसूस करो चीजें क्या हो रही हैं तो याद रहेंगी। ठीक है, बताइए, समझ में आ गई बात ये? अब यदि लेंथ निकालनी है कॉमन कॉर्ड की, यदि मान लीजिए हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है कॉमन कॉर्ड की, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूं। ये आपको लाइन तो पता चल गई होगी, यहां सर्कल का सेंटर होगा, ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, ये दूरी क्या होगी, रेडियस r1 होगी, ये क्या होगी, r1 होगी, ये d मिल जाएगा कि नहीं, d क्या होगा, सर्कल के सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको AC मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो AC क्या मिलेगा बताना जल्दी से, AC मिलेगा r1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और 2AC मिलेगा हमारा AB के बराबर, तो 2 अंडर रूट ऑफ दिस। आपको AB इस फॉर्मूले से मिल जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यदि मुझे इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए थी तो आपको पता है कि AC की डबल होगी, ये जो AC होगा उसका डबल होगा ना AB, तो 2AC मैं बोल सकता हूं AB के बराबर होगा, AC का डबल कर देंगे तो AB के बराबर। अब AC कैसे मिलेगा भाई, एक 90 डिग्री बन रहा है ना यहां पर, तो आपका बेस कैसे मिलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, r1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का अंडर रूट, क्या ये वैल्यू AC के बराबर नहीं होगी, और उसका डबल कर देंगे तो AB नहीं आ जाएगा। सेटिस्फाई हो इस फॉर्मूले से सब लोग, कि यदि कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ गई कभी एग्जाम में तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ गई तो हम निकाल सकते हैं, बताइए, कॉमन कॉर्ड की लेंथ आई तो निकाल सकते हैं। कॉमन कॉर्ड कैसे मिलेगी, दोनों सर्कल को बराबर कर दिया, दोनों सर्कल को बराबर कर दिया तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई तो सर्कल की इक्वेशन तो गिवन होगी, तभी तो बराबर किया है दोनों को, तो सर्कल के सेंटर से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो d होगी, सर्कल का रेडियस आपको पता ही होगा, ये 90 डिग्री बना रहा है तो AC आ जाएगा कि नहीं, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा AC, और AC का डबल कर देंगे AB आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बेटा तो ये पॉइंट A और B पता तो होने चाहिए ना, वो कैसे पता करोगे, तो आपको एक और तरीका है करने का, वो बता देता हूं मैं। यदि आप ये काम नहीं करना चाहते हो तो एक काम करिए, इस लाइन को और किसी एक सर्कल को सॉल्व कर लीजिए, इस लाइन को और सर्कल को सॉल्व कर लीजिए, लाइन को और सर्कल को सॉल्व कर लीजिए, आपको A और B पॉइंट मिल जाएगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये भी एक तरीका है, पर ये तरीका लंबा है थोड़ा, क्योंकि लाइन और सर्कल को सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर यहां इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, रेडियस निकालना बड़ा आसान है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। एक पूछ रहा है डी कैसे निकालेंगे प्रभु, मैंने अभी बताया था डी क्या है यार, पूरे सुन तो लिया करो यार, सुन लिया करो अच्छे से, मैं डी बता चुका हूं क्या है, इस सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, अभी बताया है मैंने, अभी जस्ट, और 2 बार बता चुका हूं। सर्कल के किसी भी सर्कल, चाहे आप जरूरी नहीं किसी सर्कल को लो, आप इस सर्कल को लेकर भी कर सकते हो, यही काम जो यहां किया है आपने, सर्कल के सेंटर से लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो डी है,
ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सकॉन्सेंट्रिक सर्किल, सकेंद्रीय वृत्त। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हाँ R2 वाला केस भी लेकर सॉल्व कर सकते हो आप। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? बताइए। तो यार इतने आलसी हो तुम लोग, पढ़ना ही नहीं चाहते, बोर हो गए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, क्योंकि ये भी वर्ड आपको सुनने को मिलेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है सर्कल विथ सेम सेंटर, सर्कल्स विथ सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, एंड डिफरेंट रेडियाई, जिनका सेंटर सेम हो। जैसे ये जो सर्कल है इन सबका क्या है, सेंटर क्या है, सेम है। चाहे हम S1 सर्कल ले लें, चाहे S2 सर्कल ले लें, चाहे S3 सर्कल ले लें, सबका सेंटर C ही है, पर रेडियस सबकी अलग अलग है। इसकी रेडियस R3 है, इसकी रेडियस R3 है, S2 की रेडियस R2 है, और इसकी रेडियस R1 है। ठीक है, S1 है जो उसका सेंटर क्या है, C है, और रेडियस क्या है, R1 है। S2 जो है उसका सेंटर क्या है, केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र क्या है, C है, और रेडियस क्या है, R2 है। S3 सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है, C है, और रेडियस त्रिज्या क्या है, R3 है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सर्कल विथ सेम सेंटर। ओके, तो कॉन्सेंट्रिक वर्ड भी इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या हो गया, सर्कल विथ सेम सेंटर। ठीक है, चलिए एक आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, मतलब इस तरह की 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ी थी, एक 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ी थी आपने, याद करो। ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मुझे बताओ ये सर्कल कब बनेगा? above equation becomes सर्कल इफ, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो सर्कल कब बन जाएगा? ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है वो सर्कल कब बन जाएगी, जल्दी बताइए। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो सर्कल कब बन जाएगी, कब बन जाएगी सर्कल? जब h 0 हो जाए, जब h क्या हो जाए, 0 हो जाए, एंड a और b क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब a और b क्या हो जाए, बराबर हो जाए, h 0 हो जाए और a b क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मुझे बताइए क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? पहली वाली सर्कल की इक्वेशन है क्या, फर्स्ट वाली?
नॉट अ सर्कल। पहली वाली सर्कल नहीं है, दूसरी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, दूसरी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्योंकि ए बी बराबर होने चाहिए इसमें। ठीक है, अब जैसे मान लो, आपको ये समझ में आ गया ना, पहला वाला सर्कल नहीं है क्योंकि ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, दूसरा वाला है क्योंकि ए और बी बराबर है। चलिए, ऐसा सर्कल की इक्वेशन है तो आप सेंटर बता दीजिए और रेडियस बता दीजिए। जल्दी सेंटर और रेडियस बताइए। इस केस में सेंटर और रेडियस जल्दी बताइए, सेंटर और रेडियस। तो कई लोग क्या करेंगे, मुझे पता था कई लोग क्या करेंगे, अभी उसी चीज को, स्टेटमेंट को रटेंगे कि इसको -2 से डिवाइड कर दें, इसको -2 से डिवाइड करते हैं, आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। क्योंकि आप सर्कल, उस ध्यान दीजिए, जिस सर्कल में ऐसा करते थे वो सर्कल स्टार्टिंग ऐसे होता था। उस सर्कल की इक्वेशन जो भी अभी तक हमने सर्कल पढ़ा है उसमें स्टार्टिंग x² + y² है, वहां यहां 1 1 है। तो जब तक आप इसे 2 से डिवाइड नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं कर सकते हो आप। ये अब आपका सर्कल का इक्वेशन बन गया है, जिसमें आप, जो आप जनरल इक्वेशन पढ़ते हो, पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना पड़ेगा, उसके लिए यहां से 2 हटाना पड़ेगा, तब आप -2 से डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, इसीलिए मैंने इक्वेशन आपको दिया है। तो पहले इसे आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाइए, और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जब आप ये बना दोगे, अब आपको क्या करना है, -2 से डिवाइड कर लेना है सेंटर के लिए, तो -1 -3/2, और रेडियस हो जाएगा √g², तो आप चाहे इसी को ले लो, प्लस दिस स्क्वायर -c, मतलब माइनस ऑफ माइनस, √2 + 9/4, √17/2। 17 होगा ना बेटा? हाँ, 1 मिनट। चेक करो एक बार। चेक करो, और 3/2 कैसे आ रहा है, चेक करो एक बार। चलिए, बस यहीं पर खत्म हो जाता है इसका कहानी, ज्यादा हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बहुत कुछ, अब इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, सब लोग टेलीग्राम पर ऐड हो, तो आपको स्ट्रेट लाइन का टेस्ट मिलेगा। 6 PM पर स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल की प्रैक्टिस होगी यूट्यूब पर, और मंडे को ऐप पे मैं करवाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस मंडे से आपको वेक्टर शुरू हो जाएगा।
ठीक है। एक घंटा देकर आप कभी भी कर लीजिएगा टेस्ट। 1 घंटे का टाइम रखिएगा टाइमर में अपने पास। चलिए, धन्यवाद। हाँ, संडे की छुट्टी रहेगी बेटा। हाँ, बंद रहेगा यार, एक दिन रिवीजन करो ना, हमेशा पढ़ते रहोगे तो अपना पढ़ोगे कब। ठीक है।